Good evening, everyone. Am I audible? Please write yes or no in chat box. Yes, clear? Okay, great. Thank you. So, okay, fine. Thank you. तो मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक हैं। कुछ अपकमिंग कुछ पास्ट अभी कुछ दिनों पहले कुछ इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से आई होप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। राइट? ऑल आर सेफ? ओके, ग्रेट। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक के साथ। ओके, तो आई स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, तो लास्ट टाइम हमने किया था हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, हमने ये देखा था सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन एन एवरेज, जब उसकी हाइट मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जब हाइट 0 किलोमीटर्स होती है तो ग्रेविटी कितनी होती है इन मीटर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है। एंड हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, उसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माउंट एवरेस्ट जो कि अर्थ के सरफेस से 8.8 किलोमीटर की दूरी पे है। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसका जो ग्रेविटी रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये तो जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे हमने देखा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। अब इसके अलावा जब मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून तो वो 36.6 किलोमीटर्स थी अबव द अर्थ सरफेस। तो वो टाइम पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ वाज 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जैसे अर्थ के सरफेस से दूर दूर कोई भी ऑब्जेक्ट होते जाता है उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कम होने लगती है। ओके, जैसे कि आप टिपिकल वेदर सैटेलाइट देखेंगे तो वेदर सैटेलाइट जो है वो 400 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस है, तो वहां पे उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगी टू 8.7 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हम रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स या ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ये सैटेलाइट लोकेटेड है 35,700 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो इसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी वो होगी 0.225 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपने नोटिस किया है जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर चले जाते हैं, पृथ्वी से दूर जाते हैं, वैसे उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ हमने देखा था कि चेंज इन डेप्थ भी देखा था, चेंज विद डेप्थ। इसके पहले हमने एक और पार्ट देखा था जो था चेंज अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो सर्फेस ऑफ द अर्थ कैसे, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अफेक्ट करता है। तो हमने ये सर्फेस ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या देखा था कि इक्वेटोरियल रीजन पे और पोलर रीजन पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है और क्यों चेंज होता है। जैसे कि आप सभी को पता है हमारी अर्थ की ग्रेविटी हमारी अर्थ का जो हमारे अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है, वो स्पेरॉइड है। ओके, स्पेरॉइड मतलब on the top at the poles it has been flattened, on the equator side it has been bulging। ओके, इक्वेटर की एरिया पे वो स्ट्रेच होता है। तो जब हम अर्थ की सरफेस की बात करते हैं तो पोलर एरियाज में ओके इट इज लोवेस्ट एट द इक्वेटर 9.78 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जी की जो वैल्यू है विल बी हाईएस्ट एट द पोलर रीजन्स 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जरा सा डिफरेंस है लेकिन ये ह्यूज डिफरेंस काउंट होता है जब आप कैलकुलेशंस करते हो। ऑलराइट, तो ये तो था चेंज अलोंग विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर हमने देखा चेंज विथ हाइट, जैसे वो हाइट बढ़ती जाती है अर्थ के सरफेस से, ये कोई भी ऑब्जेक्ट दूर चले जाता है, जितनी उसकी हाइट दूर जाती है उतना उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कम होते जाता है। ओके, जितना वो अर्थ के सरफेस के करीब रहेगा, जितना पृथ्वी के करीब रहेगा, उतना उसका एक्सेलरेशन जो है वो
सीमित रहेगा या मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमने जस्ट अभी बात की चेंज विद डेप्थ, तो जितना वो डीप रहेगा, जैसे कि ये जो जी की वैल्यू है ये है इक्वेशन, ये डिक्रीज होती है, और ये कभी डिक्रीज होती है जब इस और या ओके चेंज विद डेप्थ। सो बेसिकली ये जो पार्ट ऑफ द अर्थ है जो ग्रेविटेशनल इक्वेशन को कंट्रीब्यूट करता है, इट इज कंबाइंड रिजल्ट इन द रेडियस ऑफ द अर्थ, आर इज नथिंग लेकिन रेडियस ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द अर्थ इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो ये जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है जैसे हम अर्थ की डेप्थ में जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब कुछ ऐसा है, okay? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक व्हाइट बोर्ड, जी ओके तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारी अर्थ है, सॉरी थोड़ी अच्छी है, वन मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसे हम शेप्स के साथ ये कर देते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ कुछ इस तरह से है, ठीक है। हमारे अर्थ के जो पोलर जो प्लेट्स होते हैं, ओके, जो पोलर रीजन्स है अर्थ के वो सेंटर की ओर बल्ज होते हैं, सेंटर की ओर फ्लैट होते हैं, और जो इक्वेटोरियल रीजन्स है यहाँ पे वो जो है वो बल्ज होते हैं, बल्ज होते हैं मतलब ये बाहर निकले हुए हैं यहाँ से, और पोलर रीजन के यहाँ से ये फ्लैट हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम हमारी अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं या ऊपर होते जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो है दूर होते जाता है या डिक्रीज होते जाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, ओके, यहाँ पे मैक्स रहेगा, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये तो था हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइट पे। अब यहाँ पे जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें हमारे सेंटर पे, जैसे हमने लास्ट टाइम एक मूवी की बात की थी, ओके, ये जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और एक कोर की बात की थी। तो जब भी वो अपनी सरफेस से कोर की ओर जाते हैं, कोर को जंप स्टार्ट करने के लिए, तो वो टाइम पे क्या देखा था हमने हमने ये डिस्कस किया था कि जब सरफेस से लेके जब वो अंदर की ओर बढ़ते हैं ये टाइम पे उनको एक खिंचाव सा महसूस होता है, ओके। खिंचाव सा महसूस यहाँ तक होता है, लेकिन जैसे वो कोर की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे उनका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होते जाता है। जैसे कि सरफेस पे यहाँ पे इनका मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा, और जैसे ये कोर की ओर जाएंगे वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास जा रहे हैं, तो यहाँ पे इनका मिनिमम होगा। तो ये जो दो केसेस है, जो अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द मास जाते हैं तो डिक्रीज होता है, और टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, ओके। और ये डिपेंड भी करता है कि अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है। सेंटर से लेके पोलर रीजन तक की रेडियस थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, और जितनी सेंटर से लेके इक्वेटर की ये थोड़ी डिफरेंट रहेगी। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब फिर से हम आते हैं हमारी स्लाइड पे। इसके बाद हमने कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखे थे, आई होप आपने ये प्रैक्टिस किए होंगे। एवरीवन, यस और नो? सभी ने प्रैक्टिस किए हैं ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स, या सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके सेव किए कर दिया? आंसर मी स्टूडेंट्स, यस और नो? यस, ठीक है, ऑल राइट। तो हमने ये कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जाम्पल्स देखे थे। इसके बाद हमने ये जो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, यहाँ पे महेंद्र का मास जो था हमको वेलोसिटी मिली थी, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं आज नए टॉपिक की ओर, जो है मास एंड वेट, ओके। अब ये मास और वेट में क्या अंतर है, या ये ग्रेविटी से रिलेटेड कैसे है? तो मास मतलब
कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कॉम्पोजिशन होता है उसे हम मास बोलते हैं। ओके, दैट मीन्स जो मैटर, जो ऑब्जेक्ट में जितना मैटर है हम उसे मास बोलते हैं। और वेट मतलब कितना हैवी है, कितना वजन है उसका, वो वेट को रिलेट करता है। तो मास जो है इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो है। और एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम्स। तो हर बार हम किलोग्राम्स इज अ मैक्सिमम एसआई यूनिट। ओके, हम उसको ग्राम्स, फिर उसके बाद हम उसको इसमें भी मेजर करते हैं, ग्राम्स, मिलीग्राम्स, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन या मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आई होप अभी आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ना स्केलर और वेक्टर क्या होता है। यस स्टूडेंट्स, इतने दिन के बाद आप क्लास में मिल रहे हैं, उसमें भी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि इट इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हायर द मास हायर इज इनर्शिया। ओके, तो हमने ये न्यूटन का लॉ पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, और फर्स्ट लॉ यही बताता था कि जितना मास हायर रहेगा उतना उसका इनर्शिया भी हाईएस्ट रहेगा। ओके, so the scalar quantity, its value is same everywhere and its value does not change even when it goes to the another planet। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हमारा जो वेट है अर्थ पे है 50 kgs फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यही वेट लेके मून पे जाओगे तो क्या आपका वेट चेंज होगा? यस और नो? चेंज होगा आपका वेट? नहीं होगा, राइट? यस, हमारा वेट जो है मून पे भी सेम रहेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करके अगर हम वहां पे अपने आप को मेजर करेंगे तो हम अपने आप को 1/6 मास ऑफ द अर्थ पाएंगे। हमारा अंदर का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ उसकी मेजरमेंट डिफरेंट रहेगी डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट वी आर विजिटिंग। ओके, जैसे मार्स की बात करें, वीनस की बात करें, तो ये सारे प्लैनेट्स पे हमारा मेजरमेंट जो है बॉडी का, वो जो मास है बॉडी का सेम रहेगा, लेकिन उसका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? डिपेंडिंग ऑन द environmental factors or depending on the composition of that particular planet। ये तो था मास के बारे में। तो जैसे मास बढ़ेगा वैसे इसका इनर्शिया भी बढ़ेगा। नाउ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट। अब मास और वेट को अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बात करते हैं, तो हम जब वेट पे आते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी और ऑब्जेक्ट के साथ या किसी अर्थ के साथ, किसी दूसरे प्लैनेट के साथ, फिलहाल हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो हमारे अर्थ पे टिकने के लिए कितना ये वेट है कि वो अर्थ की सरफेस को अट्रैक्ट हो सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऊपर से स्टोन गिराए और ऊपर से अगर आप फेदर गिराए, ओके, तो कौन सा जल्दी अट्रैक्ट होगा अर्थ की सरफेस के पास? कौन सा ऑब्जेक्ट जल्दी अट्रैक्ट होगा? स्टोन अट्रैक्ट होगा या फीदर अट्रैक्ट होगा? कौन सा अट्रैक्ट होगा? यस, आंसर मी स्टूडेंट्स। फेदर अट्रैक्ट होगा। कैन यू ऑल हियर मी? यस, ओके, सो आंसर नो, कौन सा अट्रैक्ट होगा? फेदर अट्रैक्ट होगा या स्टोन अट्रैक्ट होगा? अगर मैं एक हाइट से दोनों को भी साइमल्टेनियसली गिरा दूं, स्टोन एक तरफ से गिरा दूं लेफ्ट हैंड से या फेदर को गिरा दूं, तो कौन सा जल्दी अट्रैक्ट होगा अर्थ की सरफेस के पास? ओके, विजेश ने कहा फेदर, आर्य ने कहा बोथ, एनी अदर आंसर्स? स्टोन, ओके, विजेश ने कहा फिर से स्टोन, एनी अदर आंसर्स? धीरज ओके स्टोन, प्रेरणा स्टोन, सीमा ने स्टोन कहा, आदित्य ने भी स्टोन कहा। ओके,
अब जिन्होंने स्टोन कहा है वैष्णवी, ओके, तो आप क्यों सोचते हो कि स्टोन अट्रैक्ट होगा और फीदर अट्रैक्ट नहीं होगा? क्या रीजन है? या फीदर अट्रैक्ट होगा और स्टोन अट्रैक्ट नहीं होगा? क्या रीजन है दोनों का? यस, वेदिका ने भी स्टोन कहा, वैष्णवी ने भी स्टोन कहा है। एग्जैक्टली exactly. जैसे आर्यन, वेरी गुड, मोर द मास मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब इसका मास बढ़ेगा तो उतना ज्यादा वो अर्थ की सरफेस के पास अट्रैक्ट होगा, उतना वो जल्दी नीचे आएगा इसकी इनर्शिया की वजह से। ओके, स्टोन विल अट्रैक्ट फास्टर, वेरी गुड विजेश। क्योंकि फेदर का जो है मास कम है, तो वो जो है एयर की इफेक्ट के साथ वो अपना डायरेक्शन भी बदल सकता है, वो इतना स्पीड से नीचे नहीं आएगा एज कंपेयर टू द स्टोन। ओके, स्टोन इज हैवी सो इट विल अट्रैक्ट मोर फास्टर और इट विल अट्रैक्ट सून ओवर देयर। ठीक है, सो उसके बाद अगर हम वेट की बात करें तो बेसिकली हमने बात किया है मास का, स्टोन का मास, साथ में स्टोन का जो वेट है वो भी फेदर के कंपैरिजन में हायर है। तो इस वेट को लेके वो जो है अर्थ की सरफेस के पास ज्यादा जल्दी से अट्रैक्ट होगा। The force of an object of mass m on the surface of the earth can be written using equation 4. Okay, पीछे जो हमने इक्वेशन 4 डिराइव किया था जिसमें हमने क्या देखा था, F is equals to mass into gravity. Okay, weight is nothing but force is nothing but mass into gravity. हमारा mass into gravity का डेरिवेशन क्या था, जिसमें G जो है is equal to gravitational force of earth, mass of earth and radius of the earth. तो हमने G की वैल्यू को ये रिप्लेस किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मास के साथ ये पूरा इक्वेशन रिप्लेस करेंगे whenever we are using with respect to mass and weight of the object. Weight being a force, it's SI unit in Newton. Okay, also the weight being a force, it is a vector quantity. जैसे हमारा मास है स्केलर क्वांटिटी, वैसे हमारा वेट है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका SI यूनिट न्यूटन है और इसका SI यूनिट जो है किलोग्राम्स है। ठीक है, जब हम दोनों को भी मिला देते हैं तो देखते हैं आगे क्या बनता है। ओके, इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, मोस्टली वेट का जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ रहेगा। अगर कोई और प्लैनेट पे है तो वहां की ग्रेविटी के फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। एज अ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज नॉट सेम एवरीवेयर। ओके, स्मॉल जी क्या है, आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ये कैपिटल जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इट इज नॉट सेम एवरीवेयर and the weight of an object changes from place to place, though its mass is constant everywhere. अगर जहां पे भी इसका मास कांस्टेंट रहेगा, इसका जो वेट रहेगा वो ऑब्जेक्ट का चेंज होगा प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन द फोर्स ओवर देयर। तो ये वेट है वो वेरिएबल होगा, मास सेम रहेगा लेकिन वेट जो है वेरिएबल होगा। इसलिए जब आपका वजन अर्थ पे 50 किलोग्राम्स है तो मून पे उसका 1/6 होता है। Okay, because of the gravitational force over there. अब this much part is clear with everyone students? Any difficulty यहाँ तक? Okay. Am I going too fast? No doubt. Great. अभी colloquially. Okay, great. Colloquially, we use weight for both mass and weight and measure the weight in kilograms. Usually हम kilograms में measure करते हैं, which is the unit of mass. But in specific or in scientific language, we say that Rajiv's weight is 75 kilograms. We are talking about Rajiv's mass. What we mean that Rajiv's weight is equal to gravitational force of 75 kilogram mass. As Rajiv's mass is 75 kilogram, his weight on the earth is equal to 75 into 9.8. तो अगर हम साइंटिफिकली बात करेंगे तो हम राजीव के मास को न्यूटन्स में डालेंगे। नॉर्मली हम अपने डेली लाइफ में मास और वेट को इक्वली यूज करते हैं, जितना हमारा वेट है उतना ही हमारा मास हम बोल देते हैं। ठीक है, पर अगर हम साइंटिफिकली बात करेंगे तो ये जो 75 किलोग्राम है ये राजीव का वेट है। ओके, पर अगर राजीव का मास कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे,
हम राजीव का मास कैलकुलेट करना हो तो हम उसके वेट को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कि 75 किलोग्राम मास है, ओके, Rajiv's mass is 75 kilograms. His weight on the earth will be this. आई थिंक मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, ओके सॉरी। मास जो है ये है 75 किलोग्राम का कॉम्पोजिशन है राजीव का, और जब हमको वेट कैलकुलेट करना है तो हम उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ रिलेट करेंगे और फिर हम वेट फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मली हम जो हमारे यहाँ पे यूज करते हैं वेइंग बैलेंस एंड ऑल दैट, दैट विल मेजर द वेट एज पर द बैलेंस, और हम उसको नॉर्मली वेट करके रिफर करते हैं, करेक्ट। पर वो एक्चुअली होता है हमारा मास। अगर आप स्पेसिफिकली साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करो तो अगर आपको वेट कैलकुलेट करना हो तो आप अपने मास को अपनी अर्थ की ग्रेविटी के साथ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपेयर करो, ये करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपको अपना मास वेट मिल जाएगा जो कि न्यूटन्स में रहेगा, ठीक है। सो वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास इज 1 into 9.8 which is equal to 9.8 न्यूटन्स। सो our weighing machine tells us the mass, ओके। जो हमारे वेइंग मशीन्स होते हैं वो हमें अपना मास बताते हैं, ना कि अपना वेट बताते हैं, क्योंकि अभी ये कॉमन तौर पे ये टर्म हम यूज करते हैं, मास और वेट को एक कर दिया है, हालांकि मास और वेट दोनों भी अलग अलग है, दोन्ही पण वेगळे आहेत, तुमचं वजन आणि तुमचं आतमधलं कॉम्पोजिशन। The two scale balance in shops compare two weights, that is two masses, ओके। तो जो दो स्केल आपने बैलेंस देखा रहेगा, एक काटा देखा रहेगा, उसमें दो अलग अलग मास को डाल के हम कंपेयर करते हैं। जब वो इक्वल इक्वल इस पे आ जाता है तो हमको पता चल जाता है कि ओके नाउ द मास इज इक्वल दोनों का, ठीक है। यहां तक के सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहां तक वेट और मास में? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके ओके ग्रेट। अभी हम चलते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल काफी इजी है अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो और आपको स्टेटमेंट समझ में आए तो, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बताता है? इफ अ पर्सन वेट 750 न्यूटन्स ऑन द अर्थ, नाउ दिस इज वेट, ओके। इफ पर्सन वेज 750 न्यूटन ऑन अर्थ, how much would be his weight on that of the moon? And if the moon's mass is 1 upon 81 of that of the earth and its radius is 1 upon 3.7 of that of the earth, हमारे पास मून का रेडियस है, हमारे पास मून का ये है मास है, हमारे पास पर्सन का मास है इन न्यूटन्स, ओके। हमें फाइंड आउट करना है कि उसका वेट कितना होगा, ओके, ऑन मून। तो ये जो अर्थ का मास है हम इसे यूज करेंगे मून का वेट फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। वेट ऑन अर्थ 750 न्यूटन्स, रेशियो ऑफ मास ऑफ द अर्थ, यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ टू मास ऑफ द मून, मतलब हम कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन फैक्टर दिया है। तो हमको क्या करना है, मास ऑफ द अर्थ का रेशियो 1 रहेगा, अर्थ पे उसका मास 1 रहेगा और मून पे उसका 81 होगा। इसे हम इनवर्स करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मास ऑन द अर्थ जो है और मास ऑन द मून हो जाएगा इसका रेशियो 81, ठीक है। ये 81 कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। नाउ रेडियस ऑफ द अर्थ इज टू दैट ऑफ द मून। जैसे हमने अर्थ और मून को कंपेयर किया वैसे रेडियस को भी अर्थ और मून के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अर्थ का रेडियस है 3. अर्थ और मून का रेडियस है 3.7। कैसे आया 3.7? क्योंकि हमारे पास जो अर्थ का रेडियस था, मून का रेडियस था, वो 1.1 अपॉन 3.7 था। तो हमने जब इस फ्रैक्शन को इसमें इसको फ्रैक्शन में डाला, हमने इस वैल्यू को इनवर्स कर दिया, ठीक है। हमारी यहाँ पे जो मून की वैल्यू है वो नीचे आ गई, तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है वो इनवर्स हो गया। इसके बाद लेट द मास ऑफ द पर्सन बी mkg। सो हमने क्या किया, मास ऑफ द पर्सन को mkg रख दिया। अब हम क्या करेंगे, वेट ऑन द अर्थ, पहले हम अर्थ का वेट फाइंड आउट करेंगे या फिर हम उसको इक्वेशन में डाल के उसको हम साइड में रख देंगे।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, वेट ऑन द अर्थ, सबसे पहले अर्थ से रिलेट करेंगे ताकि हम मून पे फाइंड आउट करें। मून पे कितना वेट है हमें पता नहीं है, हमें अर्थ का वेट पता है। अब ये अर्थ का वेट कैसे मिला था हमको, m इंटू जी इज इक्वल टू 750। हमारे पास mg की वैल्यू है जो कि 750 है। ओके, तो ये 750 आप बोल सकते हो f की भी वैल्यू है और mg की भी वैल्यू है, बिकॉज f इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप g को रिप्लेस करोगे। ठीक है, mg इज इक्वल टू 750 विच इज इक्वल्स टू स्मॉल m एज इट इज रखोगे, और स्मॉल g को हम ये वाले इक्वेशन के साथ रिप्लेस करेंगे। ये वैल्यू है स्मॉल g की। तो वैसे ही हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दी है। यहाँ पे हमारा अर्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी जी कांस्टेंट आएगा क्योंकि यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम है। सिर्फ यहाँ पे मास ऑन अर्थ आएगा me और रेडियस ऑफ अर्थ आएगा re। ओके, इसे हमने बना दिया है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके 750 को ऊपर डाल के हमने बना दिया है इक्वेशन नंबर 1। कैसे, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 750 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ओके, तो ये हमारा नीचे चला जाएगा क्योंकि हमने मास को आइसोलेट किया है, m को आइसोलेट किया है। ठीक है, ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत है या आप समझ गए ये कैसे आया एवरीवन? हमने लास्ट टाइम किया था ये सॉल्व, इनवर्स कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके ओके ग्रेट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, लेट द मास ऑफ द पर्सन बी mkg। ठीक है, mkg तो मास है, हम मास को mkg ही रख देते हैं। अब पहले अर्थ से शुरुआत करते हैं। अर्थ से जब हमने शुरुआत की तो हमारे पास वेट का फॉर्मूला क्या था, कहाँ से वेट का फॉर्मूला आया, यहाँ से आया। वेट इज इक्वल्स टू w विच इज इक्वल टू f इज इक्वल टू mg। आपके इक्वेशन के हिसाब से या आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल या फिर आपके वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से इनमें से जो भी लागू पड़ेगा हम वो यूज करेंगे। तो हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल के हिसाब से ये वाला पार्ट लागू पड़ रहा है। तो हमने ये वेट का जो वैल्यू है, ओके मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, 1 मिनट। इज इट क्लियर नाउ? ओके ठीक है। सो हमारे यहाँ पे वेट का जो फॉर्मूला लागू पड़ेगा इसमें से वो यूनिट हम, ओके ग्रेट, तो ये हम लेंगे। तो हमने इसमें से ना F लिया ना W लिया, हमने mg लिया क्योंकि हमारे पास मास को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम जब मास को फाइंड आउट करेंगे तो हमको आगे का इक्वेशन मिलेगा। तो मैंने mg लिया, mg इज इक्वल टू 750 जो कि हमको गिवन है, विच इज इक्वल्स टू m इंटू वैल्यू ऑफ g। g की वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे बना दिया, ये पूरा का पूरा इक्वेशन मिला। यहाँ पे चांसेस है और सिंप्लीफाई करने का क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमने क्या किया, 750 को नीचे डाला और 1 जो है यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो कुछ भी आप 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये तो रेशियो में मिल गया, मुझे मास को सेपरेट करना है। तो जब मुझे मास को एक तरफ लाना है इक्वल टू के, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है इस तरह से इनवर्स हो जाएगा और इस इक्वेशन को मैंने नंबर दिया 1। ठीक है, अब आते हैं वेट ऑन द मून के ऊपर। ये तो था अर्थ का, मून का क्या होगा, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने क्या किया, 750 re स्क्वेर अपॉन gme multiply by gmm, that is gravity with respect to mass of moon and radius of moon। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिला, हमने ये अर्थ का ऑलरेडी फाइंड आउट किया, मून का हमारा यही है मास gmm अपॉन rm द होल स्क्वायर। ठीक है, इस यहाँ पे हमारे पास ज्यादा कोई नंबर्स नहीं है तो हमने इसको एज इट इज रखा। हमने ये सारे इक्वेशन को एक तरफ ला दिया। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे gmm इज इक्वल्स टू 750 इंटू re स्क्वेर अपॉन rm स्क्वेर। हमने रेडियस को एक तरफ कर दिया, मास को एक तरफ कर दिया और नंबर को एक तरफ कर दिया।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये रेडियस को इसके पास भेज दिया और मास को इसके पास भेज दिया। जैसे कि मैंने कहा जी जी कांस्टेंट है, ये दोनों कैंसिल होगा। ठीक है, हमारे पास ये जो जी है वो कैंसिल होगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है जी, और ये भी जी कैंसिल हो गए। ठीक है, हमारे पास बचता है एम, तो ये हम एम और ये एम को एक साथ कर देंगे, जो हमने यहाँ पे कर दिया है, और हमने रेडियस और इस रेडियस को एक साथ कर देंगे, जो हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, नंबर को एक तरफ कर दिया, नंबर को सेपरेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उसे हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम रिप्लेस कैसे करेंगे इस वैल्यूज को? ठीक है, ये पार्ट सभी को समझ में आया कैंसलेशन का, एवरीवन? ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। 750 अपनी जगह पे आ गया। नाउ रेडियस कितना है, 3.7 स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी रेशियो में लिया है, तो ये एग्जैक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, आर ई अपॉन आर एम है, यहाँ पे कंपेयर किया, आर ई अपॉन आर एम है, चलो ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर को हमने कॉमन कर दिया बाहर। जब आप आर ई अपॉन ओके आर ई अपॉन आर एम जो है, इसको हमने क्या किया, इसके ब्रैकेट के बाहर हमने स्क्वायर को कॉमन कर दिया, नीचे ऊपर के स्क्वायर को हटा के यहाँ पे कॉमन कर दिया। ठीक है, हमने वैल्यू डाला और ये बन गया स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम वैल्यू डाला। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे इसके। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या बताता है कि 3.7 स्क्वायर जो है, इसके बाद हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, एम अपॉन एम ई। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे थी, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एम ई अपॉन एम एम, और हमारे यहाँ पे क्या है, एम अपॉन एम ई। तो हम इस वैल्यू को जो है वो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के लिए इन्वर्स कर देंगे। हमारी ये वैल्यू है 81, क्योंकि ई ऊपर है एम नीचे है, यहाँ पे एम ऊपर है और ई नीचे है, तो हमने कर दिया इसको 1/81। कैंसलेशंस कर दिए, कैंसलेशंस आप ट्राई कर सकते हो, हमको आंसर मिला 126.8 न्यूटन्स। तो ये जो है ये एक पर्सन का वेट है ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सबको ये इक्वेशन समझ में आया? यहां तक के सभी को समझ में आया? एवरीवन क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड? ठीक है, यहां पे भी हमने आइसोलेट किया है, यहां पे भी जो मून का है, कहां गया पॉइंटर? ओके, यहां पे भी हमने इसे आइसोलेट किया है। ठीक है, ओके क्लियर। सो लेट अस गो टू अनदर, लास्ट में यहाँ पे क्या बताया, द वेट ऑन द मून इज नियरली 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। So we can write the weight of the moon as mg. In the bracket, gm is the acceleration due to gravity on the moon. Thus gm is 1/6 of the that of the earth. अभी जितना बताया गया है हमने वो किया, हमको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। Okay, shall we go to another part? Gravitational waves. Everyone clear with solved examples? हाँ जी, ओके। सो हमारे पास अभी ग्रेविटेशनल वेव्स है बात करने के लिए। Waves are created on the surface of the earth. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल वेव्स है, दे आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन वी ड्रॉप अ स्टोन इनटू इट। जब भी आपने देखा रहेगा, इवन बाल्दी में आपने मगदा डाला, ओके, तुमच्या भरलेल्या बाल्डीमध्ये जर का तुम्ही मग टाकला किंवा दगड जरी टाकला, त्यामध्ये माहिती रिपल्स क्रिएट होतात आधी, ओके, किंवा वेव्स क्रिएट होतात जेव्हा तुम्ही कुठलाही ऑब्जेक्ट स्टिल वॉटर मध्ये टाकतात। सिमिलरली यू मस्ट हॅव सीन द वेव्स जनरेटेड ऑन द स्ट्रिंग। जेव्हा तुम्ही गिटार वाजवतात किंवा गिटार प्ले करतात, तुम्ही पाहिलं असेल जेव्हा तुम्ही स्ट्रिंगला प्लग करतात तेव्हा तिकडे वेव्स क्रिएट होतात, आणि त्या वेव्समुळे तुम्हाला वेगवेगळे मेलोडियस साऊंड ऐकायला मिळतात, डिपेंडिंग ऑन द व्हॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग। म्हणजे कसं आहे, पातळ आहे का किंवा बारीक आहे का स्ट्रिंग, किंवा जाडी स्ट्रिंग आहे, तर तसं तुम्हाला वेगवेगळे व्हॉल्यूम्स ऐकायला मिळतात। So when both ends are held in the hand, it has been shaken.
ओके. जर का तुम्ही लहानपणी हे पण केलं असेल, दोन्ही हातामध्ये रबड पकडून मध्ये तुम्ही रबडला असं प्लग केलं असेल, तर तुम्हाला ते वेव्स दिसले असतील, बरोबर? कधी ट्राय केलंय? आमच्या लहानपणी आम्ही हे सगळं करायचो. ओके. सो लाईट इज ऑल्सो ऑल राईट. सो लाईट इज ऑल्सो अ टाईप ऑफ वेव्ह. ओके. लाईट मध्ये पण तुमचे वेगवेगळे वेव्स असतात. ओके. आता ही वेव्सला आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स, जे लाईट मध्ये प्रेझेंट असतात. यू यूज टू डू वेरी गुड. ओके. सो आई एम हैप्पी टू हियर. अच्छा लगा सुन के कि आप मोबाइल साइड में रख के ऐसे एक्टिविटीज भी करते हो. ठीक है. सो लाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेव कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. No problem, Dhanashree. I can understand. Now, gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, infrared rays, microwaves, and radio waves are all different types of electromagnetic waves. Okay? तो ये जो जितने सारे वेव्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ये सभी अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन उनकी वेवलेंथ, उनकी रेंज, ये सारी चीजें अलग अलग है. उनकी पेनिट्रेशन पावर ये भी अलग अलग है. Astronomical objects emit these waves and we receive them using our instruments. जैसे कि अगर हमने कोई सॅटेलाइट लॉन्च किया है, जर आपण कुठलीही आपण सॅटेलाइट उपग्रह पाठवला पृथ्वीच्या बाहेर, ते त्या उपग्रहावरती तुम्ही पाहिलं असेल की सोलार पॅनल्स असतात. आता हे सोलार पॅनल्स काय करतात? स्पेसमध्ये वेगवेगळ्या वेव्हलेंथ्सना ॲब्झॉर्ब करतात किंवा ते रिफ्लेक्ट करतात. आणि काही काही वेव्हलेंथ्सचे जे मेजर आहेत ते सोलार पॅनल्स डिजिटल फॉर्म मध्ये कम्प्युटरला ट्रान्समिट करतात. आणि मग ते जे सायंटिस्ट असतात तिकडे, ते डिटेक्ट करतात की कुठले वेव्स हार्मफुल आहेत, कुठले वेव्ह डिस्ट्रक्टिव्ह आहेत आणि कुठले वेव्स फेवरेबल आहेत. तर त्याप्रमाणे ते सगळे पॅनल्स जे असतात ते या वेव्सना डिटेक्ट करून त्यांना डेटा देतात. आता ऑल आर नॉलेज अबाउट दिस युनिवर्स हॅज बीन ऑब्टेन्ड थ्रू दीज वेव्स. आता जेवढं पण आपल्याला युनिवर्स बद्दल किंवा ब्रह्मांडाबद्दल कळालेलं आहे, ते या वेव्समुळे कळालेलं आहे, जे ऑलरेडी स्पेसमध्ये प्रेझेंट आहेत. जसं वेगवेगळे वेव्स, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, प्रत्येक वेव्सची आपली वेव्हलेंथ असते. आता हे आपल्याला कसं समजतं? कारण की ह्या जे वेव्स आहेत ते त्या लाईटला रिफ्लेक्ट करतात. जसं अगर रेड लाईट त्यांना दिसली सेन्सर्स वरती, तर त्यांना समजतं हे खूप पॉवरफुल वेव्स आहेत. प्रत्येक वेव्स जे आहेत ते लाईटला असोसिएट करतात. ओके. ग्रीन लाईट दिसली, येलो लाईट दिसली, ब्ल्यू लाईट दिसली, तर त्यामुळे त्यांना कळतं की कुठली लाईट कुठल्या वेव्हलेंथ बरोबर असोसिएटेड आहे. आणि अशा प्रकारे आपण ब्रह्मांडामध्ये खूप साऱ्या वस्तूंचा शोध केलेला आहे, खूप साऱ्या वस्तूंबद्दल स्टडी सुद्धा, अभ्यास सुद्धा केलेला आहे. ओके. So all our knowledge about the universe has been obtained through these waves. Gravitational waves are very different kind of waves. They have been called the waves on fabric of the space time. प्रत्येक गोष्टीमध्ये तुमच्या स्पेसमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स जो हा फॅक्टर आहे हा असोसिएटेड आहे. आणि ह्याला नाव काय दिलेलं आहे? फॅब्रिक ऑफ द स्पेस टाइम. ओके. फॅब्रिक ऑन द स्पेस टाइम का म्हणून? कारण की जर का तुम्ही कुठल्याही ग्रहाबद्दल बोलाल किंवा कुठल्याही गॅलेक्सी बद्दल पण बोलता किंवा कुठल्याही डेड स्टार बद्दल बोलतात, लाईफ सायकल ऑफ स्टार बोलतात, ब्लॅक होल, वॉर्म होल, ओके, या सगळ्या कॉन्सेप्ट बद्दल बोलतात. सगळ्यात पहिले जो कॉन्सेप्ट येतो ते येतो ग्रॅव्हिटेशन. ओके. इवन ब्लॅक होल हैज मैक्सिमम ग्रेविटेशनल कैपेसिटी. एवढं त्याच्यामध्ये ग्रेविटेशन असतं, इतना ग्रेविटेशन होता है ब्लैक होल में कि वो अपने से लाइट को भी पास नहीं होने देता. सो ये सारी चीजें जो है हमारे ब्रह्मांड में जो हो रही है, ये सारी चीजें जो है ग्रेविटी से रिलेटेड है. और ग्रेविटेशनल वेव्स जो सबसे कॉमन फैक्टर है हमारे यूनिवर्स में, जो हम स्पेस टाइम को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं. इट्स अ फैब्रिक, इट्स अ बेसिक फैक्टर. आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड देयर एक्सिस्टेंस इन 1960. सो आइंस्टाइन ने इसका ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर दिया था 1916 में. दीज वेव्स वर वेरी वीक एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम. यस, ग्रेविटेशनल वेव्स जो है they were very weak. Dhanashree, just leave the class, restart your device
एंड जॉइन इन। जो भी आप मोबाइल या लैपटॉप यूज कर रहे हो, रिस्टार्ट करो और ज्वाइन करो, और ऑडियो से कनेक्ट करना, ट्राई दैट। ठीक है। ठीक है। सो इसकी वजह से नाउ आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड देयर एग्जिस्टेंस इन 1916। दीज वेव्स आर वेरी वीक एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम, क्योंकि ये वेव्स जो है बहुत वीक है, तो इनको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हुआ था, खूप अवघड गेलेलं। पण सायंटिस्ट हॅव कन्स्ट्रक्टेड एक्स्ट्रीमली सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स। आता वेव्ह सेन्सिटिव्ह आहेत तर ह्याचं डिटेक्शन पण सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट करणार, तर सायंटिस्ट लोकांनी एक सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट डिटेक्ट हे केलं, कन्स्ट्रक्ट केलं, ओके, ग्रॅव्हिटेशनल वेव्सना डिटेक्ट करण्याकरता बाय एस्ट्रॉनॉमिकल सोर्सेस. अमंग दिस LIGO, लेझर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह ऑब्झर्वेटरी. LIGO इज अ प्रॉमिनंट वन. जर का तुम्ही गुगल सर्च केलं, तुम्हाला इमेजेस मिळतील लिगो बद्दलचे, तर तुम्ही हे करा. हे जे लिगो आहे, ही काय आहे, लेझर बेस्ड टेक्नॉलॉजी आहे, ज्याच्यामध्ये इंटरफेरोमेट्रिक ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह और ऑब्झर्वेटरी जे आहे ते प्रॉमिनंट आहे. एक्झॅक्टली आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर देअर प्रेडिक्शन्स, जेव्हा हे ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स प्रेडिक्ट झाले किंवा त्याचा शोध लागला, 100 वर्षानंतर सायंटिस्ट डिटेक्टेड दिस वेव्स कमिंग फ्रॉम एस्ट्रॉनॉमिकल सोर्स. ओके, तेव्हा सायंटिस्टकडे काही वेगवेगळे टेक्नॉलॉजिकल इन्स्ट्रुमेंट सुद्धा अवेलेबल झाले आणि त्यांना शोध लावणं शक्य झालं की आपल्या ब्रह्मांडामध्ये जेवढे काही एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आहेत, कॉमेट म्हणा, मीटरॉइड म्हणा, ॲस्टेरॉइड्स म्हणा, या सगळ्यांमधून ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स एमिट होतात. ओके, तर याप्रमाणे या लोकांनी शोध लावला. इंडियन सायंटिस्ट हॅव कॉन्ट्रीब्युटेड सिग्निफिकंटली इन दिस डिस्कवरी. आपल्या भारतामध्ये ऑलरेडी ह्याच्याबद्दल चर्चा तर चालूच होती, नॉट ओनली अमंग द सायंटिस्ट, पण जर का तुम्ही आपल्या आजी आजोबांबद्दल पण बोलले असाल, तर त्यांनी सुद्धा तुम्हाला काही ग्रहांच्या किंवा काही ताऱ्यांच्या स्टोरीज सांगितल्या असतील. दे आर इन्फ्लुएन्स फ्रॉम दिस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ओके, त्यांच्याकडे नॉलेज खूप होतं, पण त्यावेळेला टेक्नॉलॉजी तेवढी डेव्हलप नव्हती प्रूफ करायला. तर आपल्या इंडियन सायंटिस्टने या फील्डमध्ये सुद्धा खूप सारं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं आहे. दिस डिस्कवरी हॅज ओपन अ न्यू पार्ट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द युनिव्हर्स. आणि ही जी डिस्कवरी आहे यांनी एक वेगळी दिशा बनवली आणि आपल्याला ब्रह्मांडाबद्दल, आपल्याला युनिव्हर्स बद्दल भरपूर सारी इन्फॉर्मेशन मग त्याच्यानंतर भेटत गेली. तर अशा प्रकारे आपण ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हचा शोध लावला आहे. ओके, कधी तुम्हाला जमलं तर आपल्या संतोष सरांचे लेक्चर सुद्धा पहा. ओके, तुम्हाला समजेल की एस्ट्रॉनॉमिकल फील्ड किती वास्ट आहेत, आणि जर का तुम्ही इंटरेस्टेड आहात ॲज अ करिअर ऑप्शन सुद्धा घेऊ शकता. इट इज अमेझिंग फील्ड, इट हॅज नेव्हर एंडिंग नॉलेज त्याच्यामध्ये, आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये खूप काही करू शकता. इफ यू आर इंटरेस्टेड विथ स्पेस टेक्नॉलॉजी, इफ यू आर इंटरेस्टेड विथ एस्ट्रोलॉजी, इफ यू आर इंटरेस्टेड विथ सायन्स ॲज अ सब्जेक्ट, सायन्समध्ये खूप सारे फील्ड्स आहेत, कॅल्क्युलस आहेत, खूप खूप सारे फील्ड्स आहेत. तर तुम्ही सायन्स ॲज अ सब्जेक्ट घेऊ शकतात. हां, तुम्हाला थोडं स्टडी करावं लागेल, बिकॉज विदाउट स्टडिंग यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन्स, नॉट ओनली फॉर सायन्स बट फॉर एनिथिंग. ओके, आता आपण येऊया नवीन कॉन्सेप्टकडे, फ्री फॉल. आता फ्री फॉल म्हणजे काय, कोणी सांगू शकता फ्री फॉल काय असं? कोई बता सकते हैं फ्री फॉल? आपके हिसाब से फ्री फॉल क्या होता है? इस वर्ड का मतलब क्या है? ये पढ़ के मत बताइए, जस्ट बताइए मुझे, वॉट एवर यू नो. फ्रीली फॉलिंग, एग्जैक्टली, यस. और कुछ? कब फ्रीली फॉल होता है ऑब्जेक्ट? फ्री फॉल कभी होता है? कभी आप एसएल वर्ल्ड या आप वाटर किंगडम गए हो? वहां पे एक फ्री फॉल करके एक ये है, गेम है. या फिर आप कहीं भी एडवेंचर टूर्स पे गए हो, वहां पे भी एक फ्री फॉल करके गेम होता है. कभी ट्राई किया आपने? यस, हम आते हैं उस पे. सो वी नो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट.
ये हमको अभी तक तो पता चल गया है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है। ओके आर्यन, ठीक है, चलो हम आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे। सो व्हेन वी आर होल्डिंग द स्टोन इन आवर हैंड, द स्टोन वाज एक्सपीरियंसिंग इट्स फोर्स, बट इट वाज बैलेंस्ड बाय द फोर्स दैट वी वर अप्लाइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब भी हमने स्टोन ऊपर से डाला तो हमारा ऑलरेडी फोर्स स्टोन पे अप्लाई हुआ था और नीचे से ग्रेविटी का पुल भी था। एज अ रिजल्ट द स्टोन रिमेन्ड एट द रेस्ट। Once we release a stone from our hands, the only force that acts as a gravitational force. ठीक है, जब भी हमने स्टोन को होल्ड किया था हमारे हाथ का प्रेशर स्टोन पे था और नीचे से जो ग्रेविटी थी उसको पुल कर रही थी, लेकिन हमारे हाथ का प्रेशर ज्यादा था स्टोन पे। जब हमने स्टोन को रिलीज किया हाथ में से, हमारे हाथ का प्रेशर जीरो हो गया उसके ऊपर। अब जो है फोर्स एक्ट कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, once we release a stone from our hands, only force that is acting is a gravitational force of the earth, and stone falls towards the surface of the earth due to the influence. Whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, सिर्फ जब gravitational force उसी object पे act करती है, it is said to be falling freely. Okay? ना कि ये ऑब्जेक्ट पे हवा एक्ट करती है, ना इस ऑब्जेक्ट पे कोई वेदर कंडीशंस एक्ट करती है। सिर्फ और सिर्फ जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी एक्ट करती है, हम उसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, thus the related release stone is in the free fall state. So in free fall the initial velocity of object is zero जब ये रेस्ट पे होता है, and it goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth. जितना वो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा उतना उसका एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ है। इतना समझा? जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप एसएल वर्ल्ड या एडवेंचर टूर्स पे गए हो, वहां पे ये जो फ्री फॉल होता है, ये फ्री फॉल भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। कैसे बेस्ड होता है? आपको ये पूरे बॉडी पे टाई करते हैं अच्छे से और आपको सीधा पुश करते हैं। पुश इस तरह से करते हैं कि सिर्फ आपके ऊपर, आपको एक सपोर्ट के लिए बॉडी को और आपके हाथों को टाई करते हैं ताकि आप गिरो ना, और आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी एक्ट करती है। यस, बंजी जंपिंग, वी कैन से दैट बंजी जंपिंग में भी आप नीचे गिरते हो तो आपके ऊपर जब ग्रेविटी एक्ट करती है, वो भी एक फ्री फॉल है। क्योंकि सिर्फ उनकी स्पोर्ट्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे आपने कहा द्विजेश, बंजी जंपिंग, फ्री फॉल, ये सारी चीजें तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी पे ग्रेविटी एक्ट करती है। सो विद दिस स्काई डाइविंग, नो, स्काई डाइविंग नहीं कहेंगे। द रीजन इज दैट आप स्काई डाइविंग के लिए सरफेस से और सरफेस की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से बहुत ऊपर जाते हो। ओके, यू गो एट सच अ लेवल जहां पे आप पहले फ्री फ्लोट होते हो एस्केप वेलोसिटी के साथ, और फिर जैसे आप सरफेस की ओर आते हो तो वहां से आपका फ्री फॉल शुरू होता है। फिर आप पैराशूट ओपन करते हो और फिर आप लैंड करते हो। क्योंकि तो स्काई डाइविंग में दो चीजें मिक्स्ड है, नॉट ओनली फ्री फॉल, क्योंकि पहले आप उड़ते हो स्काई में मस्त से। ओके, चलो कमिंग हियर, thus okay, after this during free fall the frictional force due to the air opposes the motion of the object and a buoyant force also acts on the object. जैसे हमने देखा यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो एयर प्रेजेंट होती है वो ट्राई करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोज करने का। इसके साथ साथ बुयॉन्ट फोर्स जो होता है वो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है। इनर्शिया, फ्रिक्शनल फोर्स, बुयॉन्ट फोर्स, ये तीनों टॉपिक, ये तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर आप आज सर्च करोगे और कल मुझे बताओगे इन तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे बुयॉन्ट फोर्स जो है वो एक्ट करता है, दस ट्रू फ्री फॉल इज ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम। ओके, तो ये जो फ्री फॉल हम महसूस करते हैं इसके ऊपर बुयॉन्ट फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है और साथ में एयर का भी इन्फ्लुएंस होता है। पर हम जब ट्रू फ्री फॉल्स या 100% प्योर फ्री फॉल अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो बेस्ट पॉसिबल मीडियम इज वैक्यूम, क्योंकि आपके वैक्यूम में ना एयर प्रेजेंट होता है, ना वाटर प्रेजेंट होता है, ना बुयॉन्ट फोर्स प्रेजेंट होता है,
सिर्फ और सिर्फ वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होता है। ओके उसके अलावा कोई भी फोर्स वैक्यूम में प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर आपको फ्री फॉल महसूस करना है, यू कैन कैरी आउट दैट एक्सपेरिमेंट ओनली इन वैक्यूम, तो आपको प्योर फ्री फॉल मिल जाएगा। जितने स्पीड से आप ऊपर से नीचे जंप करते हो, आपकी वैक्यूम में वो स्पीड जो है हाफ हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर आपका बुयॉन्ट फोर्स नहीं रहेगा और एयर का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। So for freely falling object, velocity on reaching the earth and time taken for it can be calculated by using Newton's equation of motion. और न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेगा कि ये हमें कैलकुलेशन करने के लिए हेल्प करेगा। फॉर फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि वो रेस्ट पे होती है, एंड एक्सेलरेशन विल बी स्मॉल a विच इज इक्वल्स टू स्मॉल g। ओके उसके बाद जब हम उसे रिलीज करते हैं तो वो एक्सेलरेट होता है टुवर्ड्स द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दस वी कैन राइट इक्वेशन एज लाइक दिस। इसमें v जो है फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? ग्रेविटी और टाइम, कितनी ग्रेविटी लगी और कितना टाइम लगा उसको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। स्मॉल s जो है विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द g t स्क्वायर। ओके यहाँ पे v स्क्वायर जो है 2gs। ओके तो ये तीन इक्वेशंस है, ये हम यूज करेंगे while solving the equation. So for calculating the motion of an object thrown upwards, okay, now this is about upwards, opposite gravity. Acceleration is negative. Okay, क्योंकि आप ग्रेविटी के खिलाफ जाओगे तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। अगर आप अर्थ की टूवर्ड्स अगर आप स्टोन को थ्रो करते हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर आप अगेंस्ट थ्रो करते हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अगर आप अर्थ की सरफेस के अंदर वो स्टोन को छोड़ते हो, अर्थ के सरफेस के अंदर, तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? कौन बताएगा? यस, सरफेस के अंदर, हाँ सरफेस के अंदर एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव और इट विल बी पॉजिटिव। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिवाइज किया था। माई क्वेश्चन इज, अर्थ की सरफेस के ऊपर जब आप स्टोन थ्रो करते हो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। अगर मैं ऊपर से नीचे स्टोन को थ्रो करती हूँ तो मेरा जो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव हो जाता है। पर अगर मैं अर्थ की सरफेस के अंदर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर स्टोन को थ्रो करूंगी तो मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? Come on, answer it. It's okay if it is wrong. Yes, students. No one knows. कोणालाच माहित नाही? आता आपण थोडी वेळ आधी शिकलेलो, मी ड्रॉ पण केलेला डायग्राम. Just to revise this much. Yes? No one? Nobody? आप अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर आप स्टोन को थ्रो कर रहे हो तो आपका जो ये है एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, क्योंकि आप ग्रेविटी से दूर जा रहे हो। अगर आप सरफेस की ओर स्टोन को थ्रो कर रहे हो तो ये ग्रेविटी के पास आ रहा है तो पॉजिटिव होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर आप यहां से अंदर थ्रो करोगे, इट इज अगेन गोइंग इनसाइड द अर्थ कोर और इनसाइड द अर्थ सरफेस। तो हमने जो एक्सेलरेशन का लॉ पढ़ा था उसमें क्या बताया था? अर्थ की सरफेस के अंदर जाएगा तो सरफेस के ऊपर मैक्सिमम रहेगा, लेकिन अंदर की ओर मिनिमम होगा। मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव फोर्स एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी। समझ आया सभी को? एवरीवन स्टूडेंट्स? यस और नो? आज आपका ध्यान नहीं है स्टूडेंट्स? ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ g इज सेम बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, मैग्नीट्यूड g का सेम रहेगा क्योंकि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। जीरो से लेके वो अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा, कहाँ पे? अगर सरफेस पे गिर रहा है या कहीं और गिर रहा है तो। ठीक है,
The moon and the artificial satellites are moving only under the influence of gravitational field of the earth. ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. Thus they are in free fall. तो मून और जो सैटेलाइट्स है हम उसको बोल सकते हैं कि वो फ्री फॉल कंडीशन में है. फ्री फॉल मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर फ्री फ्रॉम बुयॉन्ट फोर्स, दे आर फ्री फ्रॉम एयर ऑपोजिंग. इसीलिए ये जो है ग्रेविटी के, अर्थ की ग्रेविटी के आसपास मूव हो रहे हैं और अर्थ की ग्रेविटी के साथ मूव हो रहे हैं. साथ में सेंटर से उनका सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये उस स्टेट में है जिसे हम बोलते हैं फ्री फॉल. जो मूव हो रहे हैं वो फ्री फॉल स्टेट में मूव हो रहे हैं. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ओके, सो द वैल्यू ऑफ जी इज द सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट गिवन प्लेसेस ऑन द अर्थ. हमारी अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू सेम रहेगी. Thus, any two objects, irrespective of their masses or their properties, when dropped from the same height and falling freely, will reach the earth at same time. इसका मतलब ये है, अगर आप दो ऑब्जेक्ट को कोई भी मासेस के ले लो, अलग अलग मासेस के, ओके, और अलग अलग प्रॉपर्टीज के, अगर आप उसको एक हाइट से ड्रॉप करते हो, वो फ्रीली फॉल होंगे और वो दोनों भी अर्थ पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे. ठीक है, गैलीलियो इज सेड, अभी अगर आप फॉर एग्जांपल स्टोन और फेदर को वैक्यूम में ड्रॉप करोगे तो आपका जो स्टोन और फेदर है सेम टाइम पे नीचे आएगा इन वैक्यूम, व्हेन देयर इज अ वैक्यूम. क्योंकि स्टोन और फेदर पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है जो इक्वली एक्ट करता है. अब वहां पे उसकी मास की जरूरत नहीं पड़ती फ्री फॉल के लिए. Galileo is said to have performed an experiment around 1590 in the Italian city of Pisa. He dropped two spheres of different masses from the Leaning Tower of Pisa to demonstrate that both spheres reached the ground at the same time. तो इन्होंने लोकेशन पिज़ा यूज किया था, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, और वहां से दो स्पीयर्स डाले थे. When we drop a feather and a heavy stone at the same time from a height, they do not reach the earth at the same time. Okay? But अगर feather experience a buoyant force, नीचे से वो buoyant force feather पे act करता है और frictional force जो है वो act करता है. Therefore, it floats and reaches the ground slowly as compared to the heavy stone. ठीक है, तो buoyant force जो है feather पे ज्यादा act करेगा as compared to the stone. The buoyant force and frictional forces on the stone are much less than the weight of the stone and does not affect the speed of the stone. क्योंकि स्टोन की वेट बहुत ज्यादा है तो उसके ऊपर एयर और बुयॉन्ट फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स ये कम एक्ट करते हैं. लेकिन इसी के कंपैरिजन में फेदर का जो वेट बहुत कम है तो उस पर ये फोर्सेस एक्ट करेंगे. Recently, scientists performed this experiment in vacuum and showed that feather and stones indeed reach the earth at the same time. As I told you, जैसे मैंने आपको बताया, आप वैक्यूम यूज करोगे दोनों भी सेम टाइम पे अर्थ पे गिरेंगे, बिकॉज वहां पे आपको पता चलता है दैट इज अ फ्री फॉल, प्योर फ्री फॉल, एंड इट इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. आप ये लिंक यूज कर सकते हो ये देखने के लिए, आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर free fall. We will do solved examples in our next session. Is it okay, students? Shall we stop here? आज यहीं पे रुकते हैं. किसी को कोई डाउट है? Students, easy to understand concepts: mass and weight, free fall of the object, buoyant force or frictional force. Okay? Yes. So we shall end the class over here for today. अगर कोई डाउट होते हैं, आपका होमवर्क मैंने आपको बताया. You have to research on buoyant force, frictional force, and you have to research on acceleration due to gravity, inertia. Okay. Okay, so let us stop here. Yeah. Bye, students. See you next time.